गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न का 11वां प्रश्न। कल हमने इस प्रश्न के 10 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इस चौथे प्रश्न के 11वें प्रश्न को समझने वाले हैं। तो देखिएगा 11वें प्रश्न में आपको दिया गया है a की घात 2, a की घात 3, a की घात 4। इस प्रकार से ये आपकी श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको सारो अंतर निकालना होगा। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके क्या है, बहुत ही ज्यादा सरल है। चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया होता है ना, उसे सबसे पहले आपको लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब आपको प्रश्न में क्या दिया है? आपको a1 का मान दिया है, a2 का मान दिया है, a3 का मान दिया है और a4 का आपको मान दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे a1 का आपको क्या मान दिया है? a1 का मान यानी आपके प्रथम पद है आपके a। इसी प्रकार से आपको a2 का मान दिया है, a2 का मान यानी आपके द्वितीय पद क्या है? आपके a की घात 2 है। इसी प्रकार से आपको a3 का मान दिया है, तो ये आपके तीसरा पद हो जाएगा a की घात 3। इसी प्रकार से आपको a4 का मान दिया है, a4 का मान यानी आपके चतुर्थ पद आपके क्या है? a की घात 4 है। अब देखिएगा साथियों, अब हमें बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? सारो अंतर निकालना होगा। सारो अंतर कैसे निकालेंगे? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सारो अंतर जैसे छोटे डी से लिखते हैं। अब देखिएगा साथियों, सारो अंतर कैसे निकालेंगे? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो सबसे पहले इन दो पदों का एक समूह लेते हैं। इसमें बाद वाला पद क्या है? आपके a2 है, उसमें से a1 घटा देंगे। अब सबसे पहले a2 का मान बताइए। a2 का मान है आपके a², उसके बाद में माइनस। अब a1 का मान क्या है? a1 का मान है आपके a है। अब देखिएगा साथियों, यदि यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको उस संख्या को कॉमन ले लेना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इधर भी a है, इधर भी a है, तो यहाँ से आपके a कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में शेष आपके क्या बचता है? यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में है, तो इसका मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा साथियों, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ a की घात 4, इसमें से आपके a3 यदि कॉमन आ जाता ना, तो इसको आपको कैसे लिखना है? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। तो सबसे पहले आप a इधर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? इसकी घात कितनी है? 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसकी घात कितनी है? 3 है, तो इसमें से 3 को घटा देंगे। तो शेष आपके क्या बचा? a। इसके बाद में 4 में से 3 गया, शेष आपके 1 बचा, यानी आपको a को एक बार लिखना है। तो यहाँ पे आपके a की घात 4 में से a की घात 3 कॉमन आ जाता है, तो आपके शेष क्या बचता है? a बचता है। तो इसी प्रकार से आप मुझे बताइए, यहाँ पे a आपके कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए a² में से a कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसकी कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 में से 1 जाएगा, तो शेष आपके 1 बचेगा, a की घात 1, यानी आपके a ही शेष बचेगा। तो यहाँ पे आपके a शेष बचा है, उसके बाद में माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे भी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में कैसे होगा? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? आपके a, इसमें से आपके a ही कॉमन आ गया, तो आपके शेष क्या बचेगा? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे a लिख दीजिएगा। उसके बाद में इसकी घात कितनी है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 1 होती है। इसकी भी घात कुछ नहीं दे रखी है, इसका मतलब इसकी भी घात कितनी है? 1 है, यानी आपके 1 में से 1 जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा। तो आपके a की घात कितनी प्राप्त हुई है? 0 प्राप्त हुई है। अब देखिएगा साथियों, किसी की भी घात 0 होती है, इसका मतलब उसका मान हमेशा आपके 1 होता है। क्या होता है? एक बार फिर से बताइएगा, किसी की भी घात 0 होती है, इसका मतलब उसका मान हमेशा 1 होता है। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पे a की घात 0 है, इसका मतलब इसका मान 1 प्राप्त होने वाला है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे a था, a में से 1 कॉमन आ गया, तो शेष आपके 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिएगा साथियों, जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, अब 10,000 की घात 0 है, इसका मतलब इसका भी मान 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। किसी की भी घात आपके 0 हो, इसका मतलब उसका मान हमेशा 1 होता है। आई बात आपको समझ में? अब आपको कॉमन लेने में कभी प्रॉब्लम आएगी? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आनी चाहिए। यदि आती है तो इस प्रकार से आप लिखिएगा, रफ कॉपी में सीधा सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। चलेगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये d का मान हो गया, कम से कम आपको 3 बार d का मान निकालना है।
तभी आपको पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा एक बार फिर से डी का मान निकालते हैं। डी बराबर, अब देखिएगा साथियों यहाँ पे इन दो पदों के समूह का हमने सारांतर निकाल दिया। अब अगले दो पदों का निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके तीसरा है, तो यहाँ पे a3 माइनस आपके a2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों a3 का मान क्या है, a3 का मान है a की घात 3 माइनस, अब a2 का मान क्या है, a2 का मान है a की घात 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे इसकी घात 3 है, यहाँ पे इसकी घात 2 है, तो यहाँ पे आपके a की घात 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a की घात 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे a3 में से a की घात 2 कॉमन आ गया, तो आप मुझे बताइए शेष आपके क्या बचेगा। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमने किया है, नहीं किया तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। a की घात 3, इसमें से a की घात 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको a लिखना है, उसके बाद में 3 में से 2 को घटा देना है, तो यहाँ पे शेष आपके a की घात 1 बचा, यानी आपके शेष a बचा है, तो यहाँ पे a लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे a स्क्वायर में से a स्क्वायर आपके कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे यहाँ पे हमने a में से a कॉमन आ गया था, शेष आपके 1 ही बचा था, तो इस प्रकार से a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो शेष आपके 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 में से 2 कट जाएगा, a की घात 0, 0 का मतलब उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे आपको ये दूसरा d का मान प्राप्त हो गया। अब देखिएगा साथियों ये आपके पहला d का मान और ये आपके दूसरा d का मान, क्या दोनों ही सार्वंतर समान है, बिल्कुल समान नहीं है। तो इसका मतलब यहां से सिद्ध हो जाता है कि ये आपके समांतर श्रेणी नहीं है। यदि ये समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर हम इसके अगले 3 और पद निकालने की भी जरूरत नहीं है। यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को सोल्व करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है ANS। यहीं तक कि आपको इस 11वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 12वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा साथियों इस प्रश्न में आपको दिया गया है √2, √8, √18, √32। इस प्रकार से ये श्रेणी आपके आगे बढ़ती जाती है। आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो ये कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हमें सार्वंतर निकालना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। देखिएगा साथियों यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखिएगा साथियों ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलेगा इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों जो आपको प्रश्न में दिया गया होता है उसे सबसे पहले आपको लिख देना है। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको a1 का मान दे रखा है। a1 का मान क्या है आपके √2 है। इसी प्रकार से आपको a2 का मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, √8 दिया गया है। देखिएगा साथियों यदि किसी संख्या का वर्गमूल पहले से निकलता है तो सबसे पहले आपको उस संख्या का वर्गमूल पहले से ही निकाल देना है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 8 लिखा हुआ है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, जिसमें से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं, ये आपके हो जाएगा √, उसके अंदर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 4 का वर्गमूल आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 शेष बचा है, तो ये आपके √2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों √ से किसी संख्या को कैसे बाहर निकालते हैं और √ के अंदर वापस संख्या को कैसे भेजते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आपको टैलेंटेड स्टूडेंट समझकर प्रश्न पूछ ले और जब आपको इसका उत्तर नहीं आएगा ना तो बहुत बुरी हालत आपकी होने वाली है। लेकिन साथियों आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरह काम लेना है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे लिखते हैं √16। अब देखिएगा साथियों 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 16 का वर्गमूल आपके कितना होता है, 4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा साथियों जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है 18
लिखा हुआ है। अब देखिएगा साथियों 18 को दो ऐसी संख्याओं के रूप में लिखना है जिसमें से एक संख्या का आपके वर्गमूल निकल जाए। तो देखिएगा 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जो 9 है 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद में शेष आपके अंडर रूट का 2 बचेगा। अब देखिएगा साथियों कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो अंडर रूट के बाहर संख्या लेकर के हो ना इस संख्या को अंडर रूट के अंदर वापस भेजना होता है। तो कैसे भेजेंगे तो ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको 3 का क्या करना है वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो आपके ये वापस अंडर रूट के अंदर संख्या जाएगी उस समय आपके 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा और यहाँ पे पहले से ही 2 पड़ा था तो ये वापस आपके कितना हो जाएगा अंडर रूट का 18 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में सिर्फ इतना ही आपको समझना है। यदि किसी संख्या पहले से अंडर रूट के बाहर है उस संख्या को वापस अंडर रूट के अंदर भेजना है तो उसके लिए आपको उस संख्या का वर्ग करके अंडर रूट के अंदर भेजेंगे। और यदि कोई पहले से ही संख्या अंडर रूट के अंदर है उस संख्या को हम बाहर लाएंगे तो बाहर कैसे लिखाएंगे तो उसके लिए आपको उस संख्या का वर्गमूल निकालकर उसे बाहर लाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा था 9 लिखा था। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे आपके 3 बाहर आ गया। यदि इस संख्या को वापस अंदर भेजना है तो इस संख्या को वापस वर्ग करिएगा तो वापस आपके 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो वापस यहाँ पे 9 आ जाएगा। आई बात आपको समझ में। सिर्फ आपको यदि बाहर निकालना है तो आपको क्या करना होगा वर्गमूल निकालना होगा और यदि अंदर भेजना है तो उसके लिए आपको वर्ग करके अंदर भेजना होगा। बस ये सिंपल सी बात है। आज से आप सब याद रखना चलेगा। अब इस प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके a2 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको a3 का मान क्या दिया गया है a3 का मान आपको अंडर रूट के 18 दिए गए। अब अंडर रूट के 18 को कैसे लिख सकते हैं जिसमें से एक संख्या का वर्गमूल निकल जाए। तो अंडर रूट के 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है 9 है। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपके शेष संख्या क्या बचेगी 3 और अंडर रूट के अंदर आपके 2 बचेगा। ये आपके a3 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार से आप मुझे a4 का मान बताइए। a4 का मान आपको अंडर रूट का 32 दिया गया है। तो 32 को दो ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़िए जिसमें से एक संख्या का वर्गमूल निकल जाए। तो किसके रूप में तोड़ेंगे तो देखिएगा साथियों अंडर रूट और उसके अंदर 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है लेकिन यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकलता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है आपके 4 होता है। तो यहाँ पे 4 आपके बाहर आ जाएगा शेष आपके अंडर रूट का 2 बच जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे a1 का मान a2 का मान a3 का मान और a4 का मान हमने निकाल दिया। अब हमें बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे पता करने के लिए हमें सार्वंतर निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर जैसे डी से लिखेंगे। अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। बहुत सरल है आप चिंता मत करिएगा। यहाँ पे तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं समझा है सिर्फ इतना ही समझा है कि यदि किसी संख्या को अंदर भेजना है अंडर रूट के अंदर तो उसका वर्ग करके अंदर भेजेंगे बाहर निकलेंगे तो वर्गमूल करेंगे। बस ये सिंपल सी बात तो समझिए क्या डर रहे हो। चलेगा अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों अब इन दो पदों का एक समूह लेते हैं। इसमें बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पे ये आपकी a2 माइनस a1 कर देंगे। अब यहाँ पे आप मुझे a2 का मान बताइए। a2 का मान क्या है आपके a2 का मान आपके 2 अंडर रूट 2। उसके बाद में a1 का मान क्या है a1 का मान है अंडर रूट का 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यदि यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है तो सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 यहाँ पे अंडर रूट 2 तो यहाँ पे आपके अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग एक बार जाएगा शेष आपके क्या बचा 2 बचा बीच में माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग एक बार जाएगा तो यहाँ पे आपके शेष 1 बचेगा। अब देखिएगा 2 में से 1 चला जाएगा शेष आपके 1 बचेगा। 1 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो वापस आपके अंडर रूट का 2 प्राप्त हो जाएगा। ये आपको पहले डी का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको कम से कम 3 बार डी का मान निकालना है तभी हमें पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा एक बार फिर से डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे डी बराबर अब देखिएगा साथियों इस पहले 2 पदों के समूह का सारांतर निकाल दिया। अब अगले 2 पदों का सारांतर निकालते हैं। तो यहाँ पे इन 2 पदों का ये आपके तीसरा पद है तो आपके a3 माइनस a2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a3 का मान क्या है 3 अंडर रूट आपके 2 माइनस अब आपके a2 का मान क्या है a2 का मान आपके 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे यदि कोई संख्या कॉमन आ रही है तो सबसे पहले कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 2 यहाँ पे अंडर रूट 2 तो यहाँ से आपके अंडर रूट का 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखिएगा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग एक बार जाएगा 1 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 3 हो जाएगा शेष आपके माइनस। अब देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग
आपके एक बार जाएगा, से 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आपके 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, 3 में से 2 कटेंगे, शेष आपके 1 बचेगा। 1 का गुणा √2 से करेंगे तो वापस आपके √2 का आएगा। एक बार फिर से आपको डी का मान निकालना है, तो डी बराबर, अब देखिएगा साथियों, अगले दो पदों का सारांतर निकालते हैं। तो यहाँ पे इन दो पदों का निकाल दिया, अब इन दो पदों का सारांतर निकालते हैं। बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। बाद वाला पद क्या है आपके, a4 है, तो a4 माइनस a3 कर देंगे। अब a4 का मान क्या है, a4 का मान है आपके 4√2 माइनस a3 का मान क्या है, a3 का मान है 3√2। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, तो यहाँ से आपके √2 कॉमन आ जाएगा। शेष आपके क्या बचा, √2 का √2 में भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 4, बीच में माइनस का चिन्ह। अब इस √2 का इस √2 में भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 3 शेष बच जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 4 में से 3 घटेंगे, शेष आपके 1 बचेगा। 1 का गुणा √2 से करेंगे तो वापस आपके √2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपके डी का मान क्या है, √2, यहाँ पे डी का मान √2, यहाँ पे डी का मान √2, यानी आपके तीनों ही परिस्थितियों में सार्वंतर डी का मान समान है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो आपको श्रेणी दी गई ना, ये कैसी आपके समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो इसके हमें अगले 3 और पद भी निकालने होंगे, तो चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद में इस प्रश्न को आगे हम सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सार्वअंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब देखिएगा ये समांतर श्रेणी है तो इसके मैं अगले 3 और पद निकाले हुए। आपको यहाँ पे a4 तक का मान दे रखा है, अब आपको a5, a6 और a7 का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले a5 का मान निकालते हैं। अब a5 का सूत्र क्या होता है, a+4d होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे a+4d। अब यहाँ पे आप सबसे पहले मुझे a का मान बताइए। a का मान है √2, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। उसके बाद में आपके प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके 4 है तो यहाँ पे 4, गुणा में आपके d है, d का मान कितना प्राप्त है, √2, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। अब देखिएगा साथियों, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके √2 प्लस, उसके बाद में 4 का गुणा √2 से, तो ये आपके 4√2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यदि यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है ना, तो सबसे पहले कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा √2 आपके कॉमन आ रहा है, शेष आपके √2 में √2 का भाग एक बार जाएगा, ये आपके बीच में प्लस का चिन्ह। अब √2 का भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 से, तो ये आपके 4 हो जाएगा। 4 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके √2 और ये आपके गुणा में 5 हो जाएगा। अब इस 5 को आपको √ के अंदर भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, इसके लिए आपको 5 का वर्ग करना होगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग आपके 25 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 25 और गुणा में आपके √2 पहले से था। अब देखिएगा 25 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √ के 50 हो जाएंगे। ये आपको a5 का मान प्राप्त है। आई बात आपको समझ में, आपको यहाँ तक लिखना होगा क्योंकि जो आपके समांतर श्रेणी है वो आपके इस फॉर्मेट में दी गई है, इसलिए आपको इस फॉर्मेट में आपको बदलना होगा। आई बात आपको समझ में, चलेगा। अब a6 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे a6 बराबर सूत्र क्या होता है, a+5d। तो यहाँ पे लिखेंगे a+5d। अब सबसे पहले आप मुझे a का मान बताइए। a का मान है √2, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, उसके बाद 5, तो ये आपके 5, गुणा में आपके d है, d का मान है आपके √2, तो ये आपके गुणा में √2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, ये आपके √2, उसके बाद में यहाँ पे प्लस। अब देखिएगा 5 का गुणा √2 से, तो ये आपके 5√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है तो सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा √2, यहाँ पे √2, तो ये आपके √2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में √2 का √2 में भाग एक बार जाएगा, उसके बाद प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे √2 का √2 में भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जोड़िएगा इनको, √2 यहाँ पे आपके 6 हो जाएगा।
अब देखिएगा ये आपके 6 क्या है, बाहर है, इसको आपको अंडर रूट के अंदर ट्रांसफर करना होगा क्योंकि हमारी श्रेणी है वो आपके सिर्फ एक अंडर रूट के फॉर्मेट में दे रखी है। तो यहाँ पे 6 का वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 36 को आपको इस अंडर रूट के अंदर भेजना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके 36 पहले से अंडर रूट के अंदर 2 पड़ा है तो ये गुणा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 36 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 72 हो जाएगा। ये आपके A6 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको A7 का भी तो मान निकालना है ना, चलेगा मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर, अब देखिएगा साथियों इसका सूत्र क्या होता है, A प्लस 6D होता है। सबसे पहले आप मुझे A का मान बताइए। A का मान है आपके अंडर रूट का 2, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 6 गुणा में आपके D का मान भी आपके अंडर रूट का 2 है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग एक बार जाएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, अब देखिएगा अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो आपके वापस 6 हो जाएगा। अब देखिएगा इनको जोड़िएगा तो यहाँ पे जोड़ने पर आपके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और ये 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों इस 7 को आपको अंडर रूट के अंदर भेजना है तो अंडर रूट के अंदर भेजते समय आपको वर्ग करके ही भेजना होता है। तो सबसे पहले आप मुझे 7 का वर्ग बताइए। 7 का वर्ग होता है 49 होता है। अंडर रूट 2 पहले से ही आपके 2 अंदर था तो ये आपके 49 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके हो जाएगा अंडर रूट का 98 प्राप्त हो गया। ये आपके A7 का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये आपके A5 का मान, ये आपके A6 का मान, ये आपके A7 का मान प्राप्त हो गया। तो यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी के अगले तीन पद पहला पद क्या है, अंडर रूट का 50, दूसरा क्या है अंडर रूट का 72, या आपके अंडर रूट का 72 तथा लास्ट वाला पद क्या है, अंडर रूट का 98 है ANS। यहीं तक कि आपको इस 12वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। देखिएगा साथियों यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कम से कम 2 बार अपनी रफ की कॉपी में आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, तभी यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 13वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी समझने वाले हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न में आपको दिया गया है अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 6, अंडर रूट का 9, अंडर रूट का 12। इस प्रकार से ये श्रेणी आपके आगे बढ़ती जाती है। आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें चारों अंतर निकालना होगा। तो चलेगा इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों जो आपको प्रश्न में दिया गया होता है उसे आपको सबसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको क्या क्या दिया है, आपको A1 का मान दिया है। A1 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों एक बात मैं आपको बताना भूल गया था पिछले वाले प्रश्न में। देखिएगा साथियों जब भी आपके अंडर रूट की यहाँ पे संख्या दिखाई देती है उस समय आपको हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे जो आपके पहला जो पद है ये आपके अंडर रूट 3 है, तो आपके जो बाद वाली जितनी भी संख्या है उसमें से आपको उनको भी अंडर रूट 3 के फॉर्मेट के रूप में बदलना होता है। सबसे पहले आई बात आपको समझ में, मैंने आपको कहा है कि यदि आपको यहाँ पे अंडर रूट की कोई भी समांतर श्रेणी या फिर कोई अन्य श्रेणी दे रखी होती है उस स्थिति में हमेशा आपको ध्यान देना है जो आपके पहला पद होता है उस पहले पद के रूप में आपको बाकी वाली संख्याओं के अंडर रूट को भी चेंज करना होता है। देखिएगा यहाँ पे पहला पद क्या है, अंडर रूट का 3 है, तो उसके बाद में आपके A2 का मान क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। A2 बराबर, अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको जो 6 लिखा हुआ है इस 6 को भी आपके अंडर रूट 3 के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि जो आपके अंडर रूट का 6 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा आपके 2 लिख सकते हैं। अब इनको अलग अलग अंडर रूट के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और आपके गुणा में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में, हमने चेंज कर दिया ना। पहला पद आपके क्या था, अंडर रूट 3, यहाँ पे जो 6 लिखा है इसको भी हमने अंडर रूट 3 के रूप में फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से आपको बाकी वाले पदों को भी चेंज करना होता है। चलेगा अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके A3 बराबर, अब A3 का मान क्या है, अंडर रूट का आपके 9 हो जाएगा। अब इसको भी आपको चेंज करना है अंडर रूट के 3 के फॉर्मेट के रूप में।
तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा साथियों अंडर रूट के 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जो है ना इनको अलग अलग लिख दो तो चलेगा, अलग अलग लिखते हैं तो यहाँ पे आपके अंडर रूट 3 हो जाएगा और गुणा में आपके अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो हमने अंडर रूट 3 के रूप में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से हमारे A4 का मान क्या है, A4 बराबर, अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके 12 लिखा हुआ है तो 12 को भी आपके अंडर रूट 3 के फॉर्मेट में चेंज करना होता है, तो चलेगा चेंज करते हैं। देखिएगा इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 के रूप में लिख सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऊपर अलग अलग आपको अंडर रूट का चिन्ह लगा दो, तो देखिएगा लगा देते चिन्ह, तो ये आपके अंडर रूट 3 और गुणा में आपके हो जाएगा अंडर रूट के 4 हो जाएगा। तो हमने सभी पदों का जो आपके पहला पद था उस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 था तो ये पहले पद में अंडर रूट 3, दूसरे पद में भी आपके अंडर रूट 3, तीसरे पद में भी आपके अंडर रूट 3, चौथे पद में भी आपके अंडर रूट 3 है, यानी आपके सभी पदों को अंडर रूट 3 के फॉर्मेट के रूप में चेंज करना था, तो हमने चेंज कर दिया। अब आपको आगे बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, तो कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें सार्व अंतर निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर जैसे छोटे डी से लिखते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। अब देखिएगा इन दो पदों का समूह लेते हैं, इसमें दूसरा पद है A2 माइनस A1 करेंगे। अब देखिएगा A2 का मान बताइए, A2 का मान क्या है, अंडर रूट 3 गुणा में आपके अंडर रूट 2 है, उसके बाद में बीच में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, उसमें से आपको A1 का मान घटाना है, तो A1 का मान क्या है आपके अंडर रूट का 3 है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे यदि कोई संख्या कॉमन आ रही है तो सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे आपके अंडर रूट का 3 कॉमन आ रहा है। अब देखिएगा अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो ये आपके अंडर रूट 2 हो जाएगा, बीच में आपके माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में एक बार जाएगा तो यहाँ पे आपके शेष 1 बचा है, ये आपको यहाँ पे डी का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको 2 बार और डी का मान निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा एक बार फिर से डी का मान निकालते हैं। अब देखिएगा साथियों अगले 2 और पदों का हम सार्वंतर निकालते हैं, ये आपके तीसरा पद, ये आपके दूसरा, तो यहाँ पे A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब देखिएगा A3 का मान क्या है, A3 का मान है आपके अंडर रूट 3 और उसके गुणा में आपके अंडर रूट 3 हो जाएगा, बीच में आपके माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे A2 का मान क्या है, A2 का मान है अंडर रूट 3 और उसके गुणा में है आपके अंडर रूट 2। अब देखिएगा साथियों यदि यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है तो सबसे पहले आपको उस संख्या को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3, तो यहाँ से आपके अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो चलेगा यहाँ पे अंडर रूट 3 कॉमन लेते हैं। अब अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का भाग एक बार जाएगा, शेष आपके 1 बचा, 1 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो ये आपके अंडर रूट 3 हो जाएगा, बीच में आपके माइनस का चिन्ह। अब देखिए अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो वापस आपके अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों ये कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो यहाँ तक आपको दूसरे डी का मान प्राप्त हो गया। अब देखिएगा ये आपके डी का मान और ये आपके डी का मान, क्या दोनों ही डी का मान समान है, समान नहीं है, इसका मतलब सिद्ध हो जाता है कि ये जो आपको श्रेणी दी गई है ना ये आपके समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रश्न को हमें यहीं तक ही सोल्व करना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ANS यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 14वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा इस प्रश्न में आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से ये श्रेणी आपके आगे बढ़ती जा रही है। आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों जो आपको प्रश्न में दिया गया होता है उसे सबसे पहले आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, आपको A1 का मान दे रखा है। A1 का मान यानी प्रथम पद है आपके 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है ताकि आपको आगे कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसी प्रकार से आपको A2 का मान लिख देना है। A2 का मान क्या है, 3 का स्क्वायर। अब आप मुझे 3 का स्क्वायर बताइए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद में आप मुझे A3 का मान बताइए। A3 का मान क्या है, 5 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर आपके 25 होता है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। इसी प्रकार से आप मुझे A4 का मान बताइए। A4 का मान क्या है, 7 का स्क्वायर, या आपके 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 49। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको शार्व अंतर निकालना होगा। तो चलेगा, शार्व अंतर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शार्व अंतर जैसे छोटे डी से लिखेंगे बराबर। अब देखिएगा साथियों, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है, तो सबसे पहले इन दो संख्याओं का समूह लेते हैं। इसमें आप मुझे बताइए बाद वाला पद क्या है, A2 माइनस A1 करेंगे। अब आप मुझे A2 का मान बताइए। A2 का मान आपके 9, इसमें से आपको A1 का मान घटाना है, तो A1 का मान क्या है आपके 1 है, 9 में से 1 जाएगा, शेष आपके 8 बचेगा। ये आपको पहले D का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको कम से कम 3 बार D का मान निकालना है, तभी आपको पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। चलेगा, एक बार फिर से D का मान निकालते हैं। D बराबर, अब देखिएगा साथियों, अगले दो पदों का समूह लेते हैं। अब इन दो पदों का शार्वांतर निकालते हैं। बाद वाला पद तीसरे नंबर पर है, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का मान क्या है, A3 का मान यहाँ पे दे रखा है आपको 25, तो यहाँ पे 25 माइनस, अब आपको A2 का मान कितना दे रखा है, A2 का मान आपके 9 है। अब देखिएगा 25 में से 9 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे D का मान 8, यहाँ पे D का मान 16, क्या दोनों ही बार शार्वांतर समान है, शार्वांतर समान नहीं है। तो इससे आपके सिद्ध हो जाता है कि ये जो आपको श्रेणी दे रखी है ना, ये आपके समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, यहाँ शार्वांतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है ANS। यहीं तक कि आपको इस 14वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले आप इस 14वें प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 15वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 15वें प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और उसके बाद में आपको 73 दिया गया है। इस प्रकार से ये श्रेणी आपके आगे बढ़ती जाती है। आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया होता है उसे सबसे पहले आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा साथियों, आपको A1 का मान दिया है। A1 का मान आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर दिया रहा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में आप मुझे A2 का मान बताइए। A2 का मान क्या दे रखा है आपको, 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। अब देखिएगा साथियों, आगे आपको A3 का मान दे रखा है। A3 का मान क्या है, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 49। उसके बाद में आप मुझे A4 का मान बताइए। A4 का मान आपको क्या दे रखा है, 73 दे रखा है, यानी आपके 73 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों, ये आपके समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, इसका हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें शार्वांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, शार्वांतर निकालना होगा। तो चलेगा, शार्वांतर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शार्वांतर जैसे छोटे d से लिखेंगे। शार्वांतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। अब देखिएगा, इन दो पदों का समूह लेते हैं। इसमें बाद वाला पद क्या है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 का मान बताइए। A2 का मान आपके 25 है, इसमें आपको A1 का मान घटाना है। A1 का मान 1 हो जाएगा, 25 में से 1 घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, 24 बचेगा। इसी प्रकार से हमें कम से कम 3 बार d का मान निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, एक बार फिर से d का मान निकालते हैं। तो d बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे इन दो पदों का हमने शार्वांतर निकाल दिया। अब अगले दो पदों का निकालते हैं। ये आपके तीसरा पद हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A2। अब यहाँ पे आप A3 का मान बताइए। A3 का मान क्या है आपके 49, तो यहाँ पे 49 माइनस, उसके बाद में A2 का मान बताइए। A2 का मान आपके 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। अब देखिएगा, 9 में से 5 जाएंगे, शेष आपके 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे, शेष आपके 2 बचेगा। यहाँ पे भी आपको d का मान प्राप्त हो गया। अब एक बार फिर से आपको d का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर।
अब देखिएगा अगले दो पदों का सारांतर निकालेंगे इन दो पदों का। इसमें बाद वाला पद क्या है, a4 माइनस a3 हो जाएगा। अब यहाँ पे a4 का मान क्या है 73 माइनस a3 का मान क्या है, a3 का मान आपके 49 है। यहाँ पे देखिएगा साथियों 3 में से 9 नहीं जाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके 4 बचेगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे हासिल का 1 चला गया, शेष आपके 6 बचा, 6 में से 4 जाएंगे, शेष आपके 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपको डी का मान प्राप्त हो गया। देखिएगा साथियों यहाँ पे डी का मान 24, यहाँ पे डी का मान 24, यहाँ पे डी का मान 24, यानी आपके तीनों ही परिस्थितियों में सार्वंतर डी का मान समान है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये आपके कैसी श्रेणी है, ये आपके समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके हमें अगले 3 और पद निकालने तो चलेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। देखिएगा साथियों ये यदि आपके समांतर श्रेणी है तो इसके में अगले 3 और पद निकालेंगे। यहाँ पे हमें a4 तक का मान दे रखा है, आपको a5 a6 और a7 का मान निकालना है। तो चलेगा इसको ब्रेक करते हैं और आगे निकालते हैं। यहाँ पे आपको a5 का मान निकालना है। सबसे पहले a5 का सूत्र क्या होता है, a+4d। तो यहाँ पे लिखेंगे a+4d। अब यहाँ पे a का मान बताइए, a का मान आपके 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस उसके बाद में 4 तो यहाँ पे 4। डी का मान क्या प्राप्त हुआ है, डी का मान आपके 24 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 24। अब देखिएगा 1 प्लस 4 का गुणा 4 से ये आपके 16 हो जाएगा, 16 हासिल का 1 चला जाएगा, 4 का गुणा 2 से 8 करेंगे, 8 और 1 आपके 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 96 और 1 आपके 97 हो जाएगा। ये आपको a5 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको a6 का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a6 बराबर, a6 का सूत्र क्या हो जाएगा a+5d। तो यहाँ पे लिखेंगे a+5d बराबर। अब यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान 1 है, उसके बाद में प्लस उसके बाद में 5 गुणा में आपके d है, d का मान आपके 24 है तो यहाँ पे लिखेंगे 24। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 1 और ये आपके प्लस 5 का गुणा 24 से करना है तो सबसे पहले 5 का गुणा 4 से 20 हो जाएगा, हासिल का 2, 5 का गुणा 2 से 10 हो जाएगा, 10 और 2 आपके 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 120 में से 1 जोड़ेंगे तो ये आपके 121 हो जाएगा। ये आपको a6 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको a7 का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a7 बराबर। अब इसका सूत्र क्या होता है a+6d। तो यहाँ पे लिखेंगे a+6d। अब यहाँ पे आप मुझे a का मान बताइए, a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 उसके बाद में प्लस उसके बाद में 6 गुणा में आपके d है, d का मान आपके 24 है तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। अब देखिएगा 1 प्लस 6 का गुणा 24 से करेंगे तो सबसे पहले 6 का गुणा 4 से 6 चौका आपके 24 हो जाएगा, हासिल का 2 चला जाएगा, 6 का गुणा 2 से 12 हो जाएगा, 12 और 2 आपके कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 144 और 1 ये आपके 145 हो जाएंगे। ये आपको a7 का मान प्राप्त हो गया, ये आपको a6 का मान प्राप्त हो गया और ये आपको a5 का मान प्राप्त हो गया। यहीं तक ये मैं इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, अतः इस समांतर श्रेणी के अगले तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे। पहला पद है 97, दूसरा पद क्या है आपके 121, तीसरा पद आपके क्या है 145 है ANS। यहीं तक कि आपको इस 15वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के नोट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिए हैं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे आपको सभी प्रश्नों के नोट्स मिल जाएंगे। और साथियों इन प्रश्नों में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, सीधा आप हमारे से पूछेगा और हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा देंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।